आवाज बताइए, आवाज आप। नाज, मोहित, अजय, ट्विंकल, गोपाल, नमस्कार सभी को। नमस्कार सभी को। जी सुन पा रहे हैं आप मुझे सभी लोग? जी हाँ जी। जी दीपेश, बब्बन, वर्षा, ज्योति, सभी को गुड गुड आफ्टरनून। मोहम्मद, इशाक, पिंकी, कल की क्लास लिया आपने, रिवीजन किया था उसका? कल की क्लास का बताइए जी। कल की क्लास का रिवीजन किया था? ऑल क्लियर जी। सीतापुर जी, दिवेश पटेल, तंबूर सीतापुर। अभी नहीं पढ़ाया, अभी तो शुरू करेंगे ज्योति, अभी स्टार्ट नहीं किया है। देखिए कल हमने जाना था इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का परिचय, कि भी इतिहास क्या है, इतिहास का अर्थ क्या है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, किसने इतिहास का पिता कहा, और इतिहास से संबंधित कुछ परिभाषाएं कल हमने जाना था। ठीक है, आज जो हम शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत। देखो कोई भी चीज हो उसका हमें पता कहां से पड़ता है। मान लो किसी ने आपको कोई बात बताई या आपको कुछ भी पता पड़ा, तो स्रोत होता है ना कोई ऑथेंटिक, उसके सोर्सेस होते हैं कि हाँ भाई इसने कहा ऐसे है। तो ऐसे आपका इतिहास के भी स्रोत हैं, प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत हैं। अगर मैं बात करूं प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत, जानने के स्रोत यानी जो सोर्सेस है, तो जो आपका प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत है दो प्रकार से हैं, समझना पहले। दो प्रकार से हैं। पहले आपके पुरातात्विक, पुरातात्विक स्रोत, बताऊंगा क्या होता है पुरातात्विक स्रोत। ठीक है जी। दूसरे आपके साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत जिससे प्राचीन इतिहास का पता चलता है। ठीक है जी। हाँ जी, अभिलेख भी और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो जो आपके पुरातात्विक स्रोत हैं, पुरातत्व से मतलब होता है जो हमें खुदाई के दौरान मिली हैं, जीवाश्म वगैरह वगैरह, या फिर आपका कहीं पत्थर पर लिखा मिल गया। कल की क्लास कोई नहीं अपलोड करा देंगे, अगर अपलोड नहीं हुए तो कल की क्लास। ठीक है, जैसे हमारा पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत जो आते हैं हमारे, जो हम पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जी हम इसमें आपके अभिलेख, बताऊंगा अभिलेख होता क्या है। फिलहाल इस डायग्राम को बना लीजिए। अभिलेख, सिक्के, यानी टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द सोर्सेस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पुरातात्विक स्रोत अर्थात आर्कोलॉजिकल सोर्सेस, एंड सेकेंडरी दूसरा साहित्यिक स्रोत आपका लिटरेरी सोर्सेस। इसमें हम जानेंगे, कोई नहीं आज देख लेना, ठीक है जी। जो नहीं देखा तो आप कल की क्लास जरूर देखना, उसमें आपको मैंने बताया है कि इतिहास क्या है, इतिहास का पिता कौन है, किसने कहा है, बेसिक बातें बताई थी। ठीक है जी। लक्ष्मी, सचिन, संजना, पिंकी, तो जो आपके पहले अभिलेख हैं, अभिलेख
इनका अध्ययन आपका एपिग्राफी कहलाता है। फिर आपके सिक्के हैं, सिक्कों से भी हमें पता पड़ता है कि हाँ भाई किस शासक के बारे में क्या है। आपके बर्तन वगैरह हैं, पोटरी वगैरह, मृदभांड, मृदभांड है, ठीक है। चित्रकला है, चित्रकला और मूर्तिकला और मूर्तिकला है, ठीक है जी। देखो जो आपके अभिलेख हैं, सिक्के हैं, मृदभांड, चित्रकला, मूर्तिकला और एक चीज और लिख लेंगे इसमें, स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर, किसने क्या निर्माण कराया, ठीक है जी, स्थापत्य कला। तो जो हमारे प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत हैं, जो स्रोत हैं प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत, उसमें हमारे पुरातात्विक, जो आपके पुरातात्विक स्रोत है, आर्कोलॉजिकल सोर्सेस। अच्छा जी, कलरफुल लिखेंगे बिल्कुल, ठीक है। चलो दूसरे कलर का यूज करता हूं मैं, ठीक है जी। तो आपके अभिलेख हैं, इसमें सिक्के हैं, मृदभांड यानी पोल्ट्री बर्तन है, चित्रकला और मूर्तिकला है और आपका स्थापत्य कला है, ठीक है जी। तो इनके आधार पर हम प्राचीन इतिहास को जानेंगे। देखो यदि हम अभिलेख की बात करें, अभिलेख, अभिलेख क्या आपके, ये आपके मंदिरों पर, पत्थरों पर और अनेक जगह लिखे मिले हैं। अगर मैं अभिलेख की करूं, सबसे प्राचीन अभिलेख जो भारत में पाए गए हैं वो सिंधु सभ्यता के हैं, हड़प्पा सभ्यता के हैं, सबसे प्राचीन अभिलेख। लेकिन समस्या यह है कि अभी तक सिंधु सभ्यता की लिपि नहीं पढ़ी गई है, तो उसके बारे में कोई इतना खास जानकारी नहीं मिलती है। जो सबसे पहले ऐसे अभिलेख जो पढ़ लिए गए हैं वो आपके मौर्य काल के हैं, अशोक के हैं, जिनको 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तो अभिलेख के बारे में जानेंगे। जो हमारे मुख्य सिक्के की बात करें, यदि कॉइन्स की, देखिए सिक्कों से भी हमें इतिहास का पता पड़ता है। मान लो अगर कोई बहुत सारे सिक्के किसी एक विशेष क्षेत्र में पाए गए हैं, तो यह अंदाजा लगाया गया कि यह विशेष क्षेत्र जिस शासक के सिक्के हैं इसका क्षेत्र रहा होगा, यहां तक इसका शासन रहा होगा। बाकी यदि सिक्कों के आधार पर ऐसे ही पता लगाते हैं, यदि शुद्ध सिक्के अच्छे सोने के बढ़िया हैं तो पता लगाया जाता है कि शासक की जो आर्थिक स्थिति थी वो बढ़िया थी। लेकिन यदि उनमें खोट मिलती है, उनमें और धातु की मिलावट मिलती है, तो इतिहासकार ये पता लगाते हैं कि जो ये शासक था इसकी जो आर्थिक स्थिति आपकी बिगड़ती जा रही थी, ठीक है। बाकी आपके मृदभांड हैं, जो बर्तन वगैरह हैं, बर्तन वगैरह, इनके आधार पर भी इतिहास की जानकारी मिलती है। जैसे आपने सुना होगा ओसीपी, एनबीपीडब्ल्यू, कई सारे आपके बर्तन हैं, मृदभांड है कई सारे प्रकार के। जैसे आपके हस्तिनापुर से कुछ साक्ष्य मिले हैं विशेष प्रकार के बर्तनों के, आगे बताऊंगा मैं इनको, ठीक है। बाकी आपकी चित्रकला और मूर्तिकला है, जो आपका चित्रकला और मूर्तिकला का साक्ष्य मिलता है। जब आप स्टोन एज पढ़ेंगे, पाषाण काल, तो आप देखेंगे भी शुरुआती दौर में तो मनुष्य को अपना पेट ही भर जाए वही काफी था। लेकिन धीरे धीरे जैसे आपका नवपाषाण काल आप पढ़ेंगे, जिसको हंटिंग एज भी कहते, सॉरी जिसको शिकारी युग, तो आपका पुरापाषाण काल हो गया। जबकि मध्य पाषाण काल आपका पशुपालन युग हो गया। और आपका जो नवपाषाण काल था वो आपका कृषि युग। जब कृषि युग का उदय हुआ, लोगों ने कृषि करना शुरू किया, तो उनको पेट भरने के साथ साथ उनके पास अधिक मात्रा में अनाज की उपलब्धता हो गई। बाकी मांस तो शुरू से खाते थे वो। तो लोगों के जीवन में अवकाश आया। जब लोग जीवन में अवकाश आया तो उन्होंने चित्रकला, आपकी चित्रकारी शुरू कर दी। उदाहरण के लिए अपने ऊपर समझ सकते हैं। मान लीजिए अब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अगर एक्चुअल में सीरियसली आप तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है कि मुझे इस साल में नौकरी लेनी है, अगर आपके दिमाग में ऐसा है, तो आपके दिमाग में हमेशा चला कि यदि आप कहीं किसी रिश्तेदारी में जा रहे हैं तो आप ज़्यादा समय खराब ना करें। अगर मजबूरी है जाना किसी शादी ब्याह में, तो जाएंगे, तुरंत अपना आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपके जीवन में भी अवकाश नहीं है, क्योंकि आपको अपना गोल अचीव करना है। लेकिन जैसे आपकी नौकरी वगैरह लगेगी तो आपके जीवन में अवकाश होगा, तो फिर आप मूवी भी देखेंगे, आप छुट्टी देकर आपने घूमने भी जाएंगे। तो ऐसे जिनके जीवन में जो अवकाश आया,
जब इनको खाने की समस्या खत्म हो गई तो उन्होंने चित्रकारी भी शुरू कर दी। उसके आधार पर भी जानेंगे कि मानव क्या सोच रहा था, आपके प्राचीन इतिहास के स्रोत के आधार पर। बाकी आपकी स्थापत्य कला जो निर्माण वगैरह हुआ उसके आधार पर भी हमें इतिहास का पता पड़ता है, चाहे आपका प्राचीन इतिहास हो चाहे आपका मध्यकालीन इतिहास हो। मान लो अगर पूछ लेगी भी ताजमहल के बारे में, तो इतिहास ही तो है ताजमहल, बताता आपका लाल किला जो भी है। ऐसे आपके प्राचीन कालीन जो इमारतें मिली हैं, गुफाएं मिली हैं, उनसे भी इतिहास को जानेंगे। तो आपको ये थे जो आपके प्राचीन इतिहास को जानने के जो स्रोत थे, जो प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत हैं, उसमें आपके पुरातत्व स्रोत के अंतर किए देखेंगे। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी लिखना नहीं है, बाद में लिखवाऊंगा, सारे एक एक करेंगे इनको, ठीक है। बाकी हम बात करते हैं इसको साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं, ठीक है। अगर हम साहित्यिक स्रोत की बात करें, साहित्यिक स्रोत से मतलब है जो हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं और लिखित साक्ष्य के आधार पर, जो लिखित साक्ष्य के आधार पर हमने इतिहास को जाना है। अब देखो, एक स्टेटमेंट है जहां से साहित्य मौन हो जाता है, वहां से पुरातत्व बोलता है। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं क्वेश्चन बना के पूछूं कि बताइए साहित्यिक स्रोत ज्यादा विश्वसनीय है या फिर आपके पुरातात्विक स्रोत ज्यादा विश्वसनीय है इतिहास को जानने के आधार पर, ऑथेंटिक क्या होगा, आपका साहित्यिक स्रोत या आपका पुरातात्विक स्रोत? तो बताइए, आप कमेंट में आंसर दीजिए जी, बताइए साहित्यिक स्रोत ज्यादा ऑथेंटिक होगा या आपका पुरातात्विक? जी राज, इंग्लिश भी लिखेंगे, मैं बोल देता हूं वैसे इंग्लिश, ठीक है। तो बताइए आप, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि पुरातात्विक स्रोत ज्यादा विश्वसनीय है या फिर आपके साहित्यिक स्रोत? बताइए जी। गौरव शर्मा बता रहे हैं साहित्यिक स्रोत, राहुल भी साहित्यिक, ज्योति बता रहे हैं पुरातात्विक, दीपक बता रहे हैं पुरातात्विक, सचिन भी पुरातात्विक, पिंकी पुरातात्विक, मोहम्मद इसाक भी बताते हैं पुरातात्विक, कमलेश चौहान पुरातात्विक आर्कोलॉजिकल, ऑफिशियल शोएब चौधरी पुरातात्विक पुरातात्विक पुरातात्विक, कुछ लोग साहित्यिक बता रहे हैं पुरातात्विक। दीपेश पटेल, एड्रेस, आपने तो एड्रेस भी लिखा हो अपना, तंबूर सीतापुर जी। देखिए आपके पुरातात्विक ज्यादा विश्वसनीय है, साहित्यिक स्रोत विश्वसनीय है। मैं आपको बताता हूं कैसे। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है तो आपको पुरातात्विक ही बताना, साहित्यिक नहीं बताना है। मैंने भी आपको एक स्टेटमेंट बताया था कि जहां से साहित्य मौन हो जाता है वहां से पुरातत्व बोलता है, ठीक है जी। अंकुर तो इस वाली बता रहे हैं पुरातात्विक। अब देखो ऐसा है भाई, मान लो मैं किसी शासक का दरबारी कवि हूं, मान लीजिए मैं किसी शासक का दरबारी कवि हूं और किसी शासक के विषय में लिख रहा हूं, क्या मैं उसके विषय में गलत लिखूंगा? गलत लिखूंगा क्या जी? अनिकेश पाल, गुड आफ्टरनून। गलत नहीं लिखूंगा, मैं हमेशा उसकी बढ़ाई लिखूंगा, अच्छाई लिखूंगा, उसकी गलत बातों को स्किप कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो शासक है, मैं उसका दरबारी कवि हूं। यदि गलत लिखूंगा तो मुझको फरमान दे देगा बेटा आजा, तुझे आज लटकाया जाएगा या जो भी फांसी पर, ठीक है। पुरातत्व की खास बात क्या है? पुरातत्व जो आपको सामने मिला, यदि कोई मान लो आपको बर्तन मिला, कोई मृत भांड मिला, कोई बर्तन मिला, अगर वो काले कलर का है तो काला कलर ही बताएगा कि हाँ मैं काले कलर का हूं, मुझ पर ऐसी चित्रकारी हुई है, उसको आप फेरबदल नहीं कर सकते, ठीक है ना, फेरबदल नहीं कर सकते। तो इसलिए जहां से साहित्य मौन हो जाता है वहां से पुरातत्व बोलता है, ठीक है जी, वहां से पुरातत्व बोलता है। हाँ जी जी पिंकी, बिल्कुल, साहित्य में कल्पना भी की जा सकती है, फांसी दे देगा, उसकी खाल में घुस भरवा देगा जो शासक होगा कि बेटा आजा, तुझे हम बताएंगे आज तूने ऐसा क्यों किया। तो इसलिए इतने साहित्य लिखे गए हैं, जितने भी आप इतिहास उठाकर देखोगे, अगर कुछ अपवाद को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर सभी ने शासक की प्रशंसा में लिखा है, ज्यादातर प्रशस्ति में लिखे गए हैं, प्रशंसा में लिखे गए हैं। इसलिए जहां से साहित्य मौन होता है वहां से आपका पुरातत्व बोलता है, ठीक है जी। तो हमने पुरातात्विक साहित्य देखे, आपका साहित्यिक स्रोत यानी आपका लिटरेरी
आपका सोर्सेस। तो इसमें जो जानने के प्रमुख स्रोत हैं, इसमें हम देखेंगे, बाद में दोनों को एक साथ कर दूंगा मैं। तो इसमें जो जानने के प्रमुख स्रोत हैं वो आपके धार्मिक ग्रंथ हैं, जो आपका रिलीजियस ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ है। और जो आपके धार्मिक ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ में देखेंगे हम, इसको यहां से लेते हैं, बहुत छोटा पड़ जाएगा। पहले धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ है। और जो धार्मिक ग्रंथ हैं इसके साथ साथ देखेंगे हम लौकिक ग्रंथ भी देखेंगे। लौकिक ग्रंथ कह दो आप, लौकिक, 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 लौकिक ग्रंथ, या इनको बोल देते हैं धर्मोत्तर, यानी धर्म से अलग ग्रंथ। आपके ग्रंथ जो है धर्मोत्तर ग्रंथ। देखो लौकिक ग्रंथ से क्या मतलब है, जो उस समय चलन में थे, जैसे आपके अर्थशास्त्र वगैरह हुआ, जो लोगों के द्वारा चलन में थे, ठीक है। तो आपका धार्मिक ग्रंथ हो गए, आपके लौकिक ग्रंथ हो गए। हाँ, एक पॉइंट और है इसमें, विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी यात्रियों का विवरण। जो विदेशी यात्रियों में कुछ तो यहां पर आएंगे, कुछ बिना आए लिख देंगे, जो मन में आएगा, उससे पूछा तो उसको लिख देंगे। तो आपके जो साहित्यिक स्रोत हैं, हाँ जी बिल्कुल, नोट्स बनाना प्रॉपर तैयार कीजिए आप कल से ही। तो आपका धार्मिक ग्रंथ है, आपके लौकिक ग्रंथ है, लौकिक ग्रंथ या धर्मोत्तर जो धर्म से अलग है। लौकिक ग्रंथ आपके ऐसे ग्रंथ जो उस समय चलन में थे, जैसे आपका अर्थशास्त्र व धार्मिक ग्रंथ नहीं है, किसी शासक के द्वारा किसी आम आदमी का जो भी ग्रंथ लिखे गए, जैसे चाणक्य के द्वारा आपका अर्थशास्त्र लिखा गया, उनको लौकिक या धर्मोत्तर ग्रंथ कहते हैं। बाकी आपका विदेशी यात्रियों का विवरण, जहां पर विदेशी यात्री आएंगे, इसको एक एक टॉपिकों में विस्तार से जानेंगे, ठीक है, जो कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। तो पहले बात करते हैं हम धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ में हम देखेंगे, जो आपके धार्मिक ग्रंथ हैं इसमें हम देखेंगे पहले ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ या ब्राह्मण साहित्य, बात एक ही है। दूसरा बौद्ध साहित्य या बौद्ध ग्रंथ, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध साहित्य या बौद्ध ग्रंथ जो आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। तीसरा आपका जैन साहित्य भी देख लेंगे, जैन ग्रंथ, यहां से बनता है क्वेश्चन, ठीक है जी, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। तो पहले हम बात करें यदि ब्राह्मण ग्रंथ की, तो इसमें हम देखेंगे आपके ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो इसमें प्रमुख हैं। तो इसमें वेद है, वेद है, ब्राह्मण है, एक एक का आगे मतलब जानेंगे, ठीक है। मैं आपको एक डायग्राम बना रहा हूं फिलहाल, अभी हम इसी डायग्राम की सहायता से चलेंगे, बाकी कुछ नहीं छूटेगा, एक एक का विस्तार से जानेंगे मतलब, और इनके बारे में लिखेंगे, ठीक है जी। आरनायक है, आरनायक, आरनायक है आपके, बताऊंगा आरनायक क्या होते थे, इनका मतलब बताऊंगा, ठीक है जी। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं हल्का। बाकी आपके उपनिषद हैं, हम उपनिषद को जानेंगे, इनका अर्थ जानेंगे, इनके बारे में जानेंगे। उपनिषद है, इनको समझते हुए नोट्स बनाते हुए चलेंगे आपके। उपनिषद है, वेदांग है, वेदांग, वेदांग को जानेंगे, ठीक है जी, वेदांग को जानेंगे। इसके अलावा सूत्र साहित्य जानेंगे, सूत्र साहित्य क्या होता है, ये भी हमारे साहित्यिक स्रोत के एक उदाहरण है। पुराण को जानेंगे, पुराण क्या है, कितने हैं, यहां से जो क्वेश्चन बनता है उनको जानेंगे, ठीक है जी। पुराण के साथ साथ धर्म सूत्र को जानेंगे कि धर्म सूत्र क्या होता है। धर्म सूत्र को हम 3 भागों में बांटेंगे, 3 भागों में, जिसमें आपका धर्मशास्त्र बोलेंगे इसको, धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र को 3 भागों में बांटेंगे,
जैसे इसमें धर्म सूत्र होगा, जानेंगे धर्म सूत्र होता क्या है, ठीक है। स्मृतियां जानेंगे, जैसे आपने कई स्मृतियों का नाम सुना होगा, उनको जानेंगे। विष्णु स्मृति, ये स्मृति, वो स्मृति, मनुस्मृति, बहुत सारी है। धर्म सूत्र है इसका एक भाग, दूसरा भाग इसका स्मृतियां हैं। इसकी टीकाएं जानेंगे, टीका का मतलब किस पर टिप्पणी की है किसने, यानी किस पर क्या बोला है, क्या टिप्पणी की है, ठीक है जी। तो ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत तो ये जानेंगे हम। बाकी यदि हम बौद्ध ग्रंथ की बात करें या बौद्ध साहित्य की, तो इसमें जानेंगे, इसमें प्रमुख आपका त्रिपिटक है, त्रिपिटक को जानेंगे। त्रिपिटक और अन्य रचनाएं, ठीक है। जैन ग्रंथ के ग्रंथ जानेंगे, जैन ग्रंथ के आपका 12 उपांग हैं, इसके 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, उपांग। अन्य रचनाएं इसकी, अन्य रचनाएं, ठीक है जी, हम ये जानेंगे। अब इसको एक साथ मर्ज करते हैं। जी, तो प्राचीन इतिहास के जानने के स्रोत आपके ये होंगे, इसी डायग्राम के आधार पर हम चलेंगे, इसी के आधार पर हम चलेंगे, ठीक है जी। बाकी विदेशी यात्रियों का विवरण भी हम विस्तार से जानेंगे, ठीक है जी। तो इसके आधार पर चलेंगे जी हम। तो प्राचीन इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं, जो छोटा सा डायग्राम बनाया है, तो इसी के आधार पर हमको इसको जानने के स्रोत जानने हैं। जैसे पहले आपको अभिलेख देखेंगे, कहाँ भाग रहा भाई, इधर आ। इसको अभिलेख देखेंगे, सिक्के देखेंगे, मृदभांड देखेंगे, चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला। बाकी जो आपका साहित्यिक स्रोत है उसमें आपके ब्राह्मण ग्रंथ जानेंगे, धार्मिक ग्रंथ में ब्राह्मण ग्रंथ, लौकिक ग्रंथ, लौकिक ग्रंथ में देख लेंगे एक दो, अर्थशास्त्र देख लेंगे एक दो, देख लेंगे। विदेशी यात्रियों का विवरण जानेंगे, इसको विस्तार से। इसमें वेद है, ब्राह्मण है, आर्णय के, उपनिषद, एक एक का मतलब समझते हो कि मतलब होता क्या है इसका। हमको इतिहास को रटना नहीं है, ध्यान रखना, एक एक का मतलब जानना, उसके बाद इसको फिर समझना है, बाद में याद करना है, नहीं कि बस लिख दिया और रट दिया। जब आपको ये नहीं पता होगा कि भाई अरणायक क्या है, बस रट रहे हैं हम, उपनिषद क्या है रट रहे हैं, पुराण क्या है, क्या उद्देश्य था, क्यों लिखे गए, कारण क्या था, तो इसका सारा मतलब जानेंगे, ठीक है जी। फिर इसी के अनुसार हम आगे चलेंगे, ठीक है जी। तो पहले हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं पुरातात्विक स्रोत से, आर्कोलॉजिकल सोर्सेस से स्टार्ट करते हैं, लिखना थोड़ा सा, ठीक है जी। तो हेडिंग डालना छोटा सा आप एक, पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत यानी आर्कोलॉजिकल सोर्सेस, पुरातात्विक स्रोत, ठीक है जी। पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत जो हमारा पहला हेडिंग है, पुरातात्विक स्रोत। थोड़ा समझते हैं इसको, पहले एक पॉइंट लिखवाता हूं, इसमें लिखेंगे पहले भारतीय, भारतीय पुरातत्व के जन्मदाता, जन्मदाता अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर कनिंघम थे,
अब थोड़ा समझिए आप, ठीक है जी। पहला पॉइंट है क्लियर, अब दिख रहा होगा, देखिए क्लियर, वो थोड़ा कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी दिक्कत कर जाती है। अब दिख रहा है जी क्लियर? जी ट्विंकल बताइए, क्लियर दिख रहा है आप जी? अब क्लियर है ना, बताइए सभी लोग जी। देखो ऐसा हुआ जी, जब आपको पता है 1757 का जब प्लासी का युद्ध हुआ, तो उस युद्ध को जीत लिया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो यहां पर अंग्रेजी हुकूमत का दबदबा थोड़ा बढ़ गया। जो ब्रिटिश कंपनी थी, ब्रिटिश कंपनी का, बाकी आप आधुनिक इतिहास में पढ़ेंगे, तो उन्होंने क्या किया, अब देखो अगर किसी पर आपको शासन करना है, अगर किसी पर आपको शासन करना है, उसका आपको इतिहास भी जानना पड़ेगा, उसका आपको अतीत वर्तमान सब जानना पड़ेगा। अब इन्होंने क्या किया, तो भारत में ऐसी खुदाई शुरू की, खुदाई शुरू की, जो खुदाई से जो वस्तुएं मिली उसी के आधार पर इतिहास लेखन शुरू होगा। तो एक व्यक्ति था अलेक्जेंडर कनिंघम, ये भारत में आता है और इसको पुरातत्व विभाग की जान, मतलब पुरातत्व विभाग का इसका, इसके हाथ में देते हैं कि भाई तुम देखो तुम संभालो। तो खुदाई वगैरह शुरू करता है। तो इसे भारतीय पुरातत्व का जन्मदाता कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी का जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। जस्ट फैक्चुअल पूछ लेता है इसको, ठीक है। तो जब ये आया तो इसने खुदाई वगैरह शुरू की, कई सारे कार्य शुरू करे इतिहास के तहत। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता किसको, कनिंघम को कहा जाता है, ठीक है। तो उसी के अनुसार हम देखेंगे, पहले लिखेंगे अभिलेख, 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 अभिलेख। देखो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख कौन से हैं, तो आपको हड़प्पा सभ्यता के बताने हैं। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की लिपि नहीं पढ़ी गई, अभी तक भी नहीं पढ़ी गई है। तो सबसे पुराने तो हड़प्पा सभ्यता के अभिलेख हैं। लेकिन जो ऐसे अभिलेख जो सबसे पहले पढ़े गए, वो आपके अशोक के 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। हालांकि हड़प्पा सभ्यता 1921 में प्रकाश में आई, लेकिन जनता के सामने 1924 में इसका पता पड़ा, ठीक है जी। इसके बारे में पता पड़ा जो आपका अभिलेख हैं। तो अभिलेख जो सबसे पहले हैं वो आपके हड़प्पा के हैं, जस्ट फैक्चुअल लिखेंगे। लेकिन जो सबसे पहले पढ़े गए वो आपके अशोक के अभिलेख हैं। तो उसमें पॉइंट लिखेंगे, भारत में सबसे प्राचीन, भारत में सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन अभिलेख हड़प्पा सभ्यता के हैं, हड़प्पा सभ्यता के हैं, हड़प्पा सभ्यता के हैं। परंतु उन्हें अभी तक, उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, नहीं जा सका है। अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख ऐसे प्रथम अभिलेख हैं, ऐसे प्रथम अभिलेख हैं, अभिलेख हैं जिन्हें सबसे पहले, जिन्हें सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा, जेम्स प्रिंसेप ने, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा।
जो ब्राह्मी लिपि में थे। अशोक के अभिलेख कई लिपि में मिलते हैं, सबसे पहले जो पढ़ेगा ब्राह्मी में थे, जो ब्राह्मी लिपि में थे, लिपि में थे। ठीक है जी। तो पहली बेसिक बात हुई कि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख हड़प्पा सभ्यता के हैं, हड़प्पा सभ्यता के हैं, परंतु उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और अशोक के अभिलेख ऐसे प्रथम अभिलेख हैं जिन्हें सबसे पहले 1837 में, जिन्हें सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। ठीक है जी। तो पहली बात तो ये हो गई। यहां से क्वेश्चन बनता है, यहां से क्वेश्चन और बनता है कि भाई ये जो आपका जो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे, ये सबसे पहले खोजा कितने था? तो एक व्यक्ति थे पादेंत्री फैलेंतर, सबसे पहले उन्होंने खोजा था इसको। 1750 की कहानी है। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट लिखते हैं इससे संबंधित, अभिलेख से संबंधित। इसमें लिखिए एक हेडिंग डालेंगे छोटा सा, प्रमुख अभिलेख, जहां से क्वेश्चन बनता है प्रमुख अभिलेख, प्रमुख अभिलेख। लिखता हूं, फिर इसके बारे में थोड़ा बताता हूं। बोगज कोई अभिलेख, जी। देखो जो आपका बोगज का अभिलेख है, कमेंट पढ़ लेते थोड़ा। राज किसकी, किस चीज की वो पूछ रहे हैं आप? सन जी। राज किसकी सन पूछ रहे हैं आप? बताइए। आपने लिखा सन तो बता दो, किसकी सन बताइए जी। लिपि नहीं सचिन, देखो लिपि, चलो बताता हूं आपको, समझाता हूं। लिपि और भाषा, ठीक है, मैं बताता हूं। देखो ऐसा है, इसके बारे में बताऊंगा, पहले थोड़ा समझ लो आप। देखो लिपि और भाषा, ठीक है, बोली और भाषा, समझिए। देखो लिपि क्या है, पहले आपको बोली और भाषा को जानना होगा। ठीक है। देखो ऐसा है, बोली और भाषा, मान लो मैं बात कर रहा हूं, आप भी बात करते हैं, कोई मनुष्य किसी से बात करता है। ठीक है। अब बोली क्या है? कुत्ता भौंक रहा है, ठीक है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही है, उसकी बोली है। ठीक है, उसकी बोली है। ठीक है, उसकी बोली है। बोली की कोई लिपि नहीं होती, ध्यान रखना, बोली की कोई लिपि नहीं होती। भाषा, जैसे हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा है, ठीक है, उसकी लिपि आपको पता कौन सी? देवनागरी है, देवनागरी। ठीक है, तो ठीक है, ध्यान रखना, लिपि स्क्रिप्ट, लिखने का तरीका, और लिखने का तरीका किसका होता है? कोई भाषा का, ना कि बोली का। कोई भी अगर भाषा होगी, हिंदी होगी उसकी लिपि अलग होगी, उर्दू होगी उसकी लिपि अलग होगी, रोमन होगी उसकी लिपि अलग होगी। ठीक है, तो जो भाषा होती है, भाषा जो होती है उसकी जो रिप्रेजेंट, उसको लिपि बोलते हैं। बोली की कोई लिपि नहीं होती। बोली कुछ भी हो सकती है, बोली हम भी बोल रहे हैं, कुत्ता ही बोल रहा है, बिल्ली बोल रहा है। ठीक है, समझे नहीं समझे? ठीक है, भाषा और लिपि अलग अलग होती हैं, तो कंफ्यूज मत होना आप। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी पिंकी, लिपि किसी को, भाषा को, लिखने का तरीका, जी ध्यान रखना। बोली तो कोई बोल सकता, बोली की कोई लिपि नहीं होती, क्वेश्चन पूछ भी सकता कभी, किसी बोली की कोई लिपि नहीं होती। लिपि हमेशा भाषा की होती है। ठीक है, जैसे हिंदी भाषा की देवनागरी है, अंग्रेजी की अलग है,
उर्दू की अलग है, फारसी की अलग है, अलग अलग लिपियां हैं, ठीक है जी। भाषा की होती, जो आपका हिंदी जो भाषा है, भाषा की क्या होती है, वो लिपि होती है, लिखने का तरीका, स्क्रिप्ट, लेकिन बोली की कोई लिपि नहीं होती, ध्यान रखना, ठीक है जी। हाँ, तुम बात कर रहे थे बोगज कोई अभिलेख की, बोगज कोई अभिलेख की बात कर रहे थे, समझ गए जी। सचिन, राज बताएंगे अभी डेट, ठीक है। हाँ जी धर्मेंद्र जी, जनाब कल छोटी क्लास हुई थी, तो लिपि, भाषा और बोली में आपको अंतर पता पड़ा ना, क्लियर है। लिपि, भाषा, बोली, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा था अभी, ठीक है। तो मुद्दे पर आते हैं, जो आपका प्रमुख अभिलेख है। अगर मैं प्रमुख अभिलेख की बात करूं तो एक बड़ा फेमस अभिलेख है बोगज का अभिलेख। जब का बोगज का अभिलेख आपने सुना होगा। अब यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं, देखो पहला क्वेश्चन कि बोगज का अभिलेख किसने खोजा, ये कहां पर है, ये एक अभिलेख है, इस अभिलेख में संधि का उल्लेख हुआ है, कुछ राजा थे उनके बीच। अब वर्तमान ऐसे कानून है, संविधान है, यदि कोई किसी का करार करता है तो ना स्टाम्प पेपर पर लिखवा दिया, पहले ऐसा नहीं था। दो कबीले थे, दो कबीलों के राजा थे, उन राजाओं के बीच एक संधि हुई थी, एक करार हुआ था, और उस संधि में जैसे कहते हैं गवाह या गारंटर, उस संधि में 4 देवताओं को साक्ष्य माना गया था कि हम देवताओं की कसम खाते हैं, इन देवताओं को साक्ष्य मानकर हम संधि करते हैं। देवताओं को सर्वोपरि माना जाता था। अब कानून सर्वोपरि है, अब कोई संधि समझौता होता कानून के तहत होता, लिखित में होता है और आपका साइन होते हैं। लेकिन जो आपका बोगज का अभिलेख है, इसमें 4 देवताओं को साक्षी माना गया और ये संधि समझौता हुआ था। यहां से क्वेश्चन पूछता है कि जो आपका बोगज कोई अभिलेख है, इसे किसने खोजा, इसका स्थान कहां पर है, इसकी लिपि क्या है और इसकी भाषा क्या है, यहां से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है जी। थोड़ा सा इसके बारे में लिखेंगे बोगज का अभिलेख, तो इसमें ऐसे बनाना आप नोट्स। पहला पॉइंट, बोगज कोई अभिलेख को किसने खोजा, प्रश्न होगा खोजा किसने, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है बोगज कोई अभिलेख को किसने खोजा। दूसरा, स्थान क्या है इसका, ये कहां पर है, ठीक है जी, इसका स्थान क्या है, खोजा किसने, इसका स्थान क्या है। तीसरा क्वेश्चन होगा इसकी लिपि क्या है, जो बोगज कोई अभिलेख लिखा गया कौन सी लिपि में लिखा गया है, ठीक है जी, इसकी लिपि क्या है, ठीक है। तो खोजा हो गया, इसकी खोज किसने की, इसका स्थान क्या है, इसकी लिपि क्या है और इसकी भाषा क्या है। 4 क्वेश्चन तो यहां से आपके इस प्रकार से बनेंगे, ठीक है जी, 4 क्वेश्चन इस प्रकार से बनेंगे, ठीक है। आप मेहनत करते हो, कंटेंट की चिंता मत करना, आपको सब कुछ समझ आएगा, बट आपको इंटरेस्ट लेकर पढ़ना है। जो मैं करा दूं उसको अगले दिन रिवाइज करना है, छूटना कुछ नहीं चाहिए। याद करोगे सब कुछ होगा, वरना ऐसे नोट्स बना के छोड़ दे कुछ फायदा नहीं होगा। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, द की ऑफ सक्सेस रिवीजन। तो इसको जो खोजा था, एक जनाब थे व्हीकल, इसकी खोज की थी, इसकी खोज की थी व्हीकल ने 1907 में। जिसको खोजा था एक था व्हीकल, फिरंगी था ये भी, व्हीकल ने 1907 में खोजा था, ठीक है। तो अगर आप पूछे इसको खोज के व्हीकल, अगर इसके स्थान की बात करें, पूछ सकता है कि आपका बोगज कोई अभिलेख कहां से मिला है, इसका स्थान कहां है, कहां से मिला है, ठीक है। तो आपका एशिया माइनर, एशिया माइनर जो वर्तमान का तुर्की का क्षेत्र है, जिसका क्षेत्र सीरिया वगैरह अब भूकंप से दहल गया, एशिया माइनर, एशिया माइनर, ठीक है जी। चाहो तो ब्रैकेट में आधुनिक तुर्की, आधुनिक तुर्की, आधुनिक तुर्की, ठीक है। तो आपका व्हीकल ने 1907 में खोजा, स्थान कहां से मिला आपका बोगज को यह अभिलेख, आपका एशिया माइनर से मिला है, जो आधुनिक तुर्की का, हाँ जी राज, मध्य एशिया भी कह सकते हैं हिंदी में, एशिया माइनर इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो आपका आधुनिक तुर्की से मिला है। अगर इसकी लिपि की बात करो तो इसकी लिपि है कीलक, कीलक, कीलक इसकी लिपि है, ठीक है। और यदि हम इसकी भाषा की बात करें, कीलक लिपि है, यदि हम इसकी भाषा की बात करें तो हिंदी यूरोपीय भाषा है, हिंदी यूरोपीय भाषा, हिंदी यूरोपीय भाषा, हिंदी यूरोपीय भाषा, ठीक है जी। तो मुद्दे पर आते हैं। अगर आपसे पूछें कि बताइए भाई
जो प्रमुख अभिलेख हैं, एपिग्राफ जो हैं, तो आपका जो बोगज कोई अभिलेख है, जो बोगज कोई अभिलेख है वो किसने खोजा है? बीकल ने। कहां से मिला है? स्थान कहां है, कहां खोजा? एशिया माइनर या मध्य एशिया हिंदी, जिसको वर्तमान में आधुनिक तुर्की वाला जो आपका आधुनिक तुर्की का जो इलाका है। लिपि क्या इसके? कीलक है। और आपका भाषा हिंदी यूरोपीय भाषा। यहां तो कोई समस्या किसी को, कोई किसी का डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो बताइए इससे संबंधित। आगे फिर चलते हैं, थोड़ा सा लिखते हैं इसके बारे में। जो संधि का देवता पूछ सकता, कौन कौन से 4 देवता थे और कौन कौन से कबीले के वो राजा थे। जी कोई दिक्कत यहां तक किसी को? बताइए। जो लोग यहां पर इतिहास पढ़कर बैठे हैं ना, जिन्होंने पढ़ा होगा तो भी टेंशन न ले, बहुत कुछ नया मिलेगा मेरे भाई, ठीक है? बहुत कुछ आपको, आपके जो दिमाग का जो ये ना एकदम विजन क्लियर हो जाएगा। ऑल क्लियर? ओके नाच, ऑल क्लियर, ठीक है। चलो, ये 4 क्वेश्चन हुए से संबंधित जो पूछेगा भविष्य में, और आप कर पाएंगे यदि आप रिवीजन करते हैं तो, ठीक है जी। हाँ चलो, अब बात करते हैं यहां से। 2 कबीले थे। अब पूछ सकता कौन कौन से कबीले के बीच ये संधि हुई थी, कौन कौन से कबीले के बीच संधि हुई थी। तो उसमें लिखेंगे अगला पॉइंट, अगला पॉइंट इसमें हित्ती और मितनी, यानी इस अभिलेख में हित्ती, एक हित्ती कबीला था, हित्ती और मितनी, हित्ती और मितनी, नरेश बोले तो राजा, नरेश यानी राजा। हित्ती और मितनी, इस अभिलेख में हित्ती और मितनी नरेश के बीच संधि का उल्लेख है। इन दोनों ने संधि की, संधि का उल्लेख है, उल्लेख है, ठीक है मेरे भाई। तो एशिया माइनर से मिला है। नेट कनेक्शन प्रॉब्लम नहीं, यहां तो सही चल रहा है जी। धर्मेंद्र जी बहुत कुछ नया मिलेगा। जो लोग यहां पर इतिहास किसी से पढ़े हों वट उनको बहुत सारी अच्छी चीजें मिलेंगी, नई चीजें, बहुत समझ विकसित हो गई इतिहास में। सोम कुमार जी हाँ तो नेट सही है। आप किसी का भी क्या कोई नेट कनेक्शन प्रॉब्लम है, आपका कोई पर्सनल नेट में दिक्कत हो गया तो सही चल रहा है, बफरिंग भी नहीं हो रहा है, ठीक है जी। हाँ तो इस अभिलेख में हित्ती और मितनी नरेश राजाओं की संधि का, इन दोनों के बीच संधि हुई थी उसका उल्लेख है, ठीक है। पूछ सकता है कौन कौन से कबीलों के बीच, कौन कौन से राजाओं के बीच, हित्ती और मितनी नरेश, ये अलग अलग, एक हित्ती कबीला था और एक मितनी, तो एक हित्ती कबीले का राजा था और एक मितनी कबीले का राजा था, ठीक है जी। हाँ सही चल रहा है धर्मेंद्र जी, आप देखिए हो सकता है आपके पर्सनल नेट में कुछ समस्या हो, ठीक है जी। सभी लोगों का सही चल रहा है। आगे देखिए, इसमें वैदिक देवता, वैदिक सभ्यताएं पढ़ेंगे आप इसमें वैदिक देवता, वैदिक देवता, इसमें वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, नासत्य का अन्य नाम मिलता अश्वनी कुमार, अश्वनी कुमार जो देवता थे। इसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, इसमें वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का उल्लेख है, का उल्लेख है, उल्लेख है। यानी जो संधि की गई थी इन चारों देवताओं को साक्षी माना गया था कि भाई हम चारों देवताओं को साक्षी मानते हैं, इनकी कसम खाते हैं, हम इस संधि से अलग नहीं जाएंगे, तो देवताओं को साक्षी माना गया था, ठीक है। अच्छा रिपीट कर दूं, चलो एक बार बताता हूं। देखो ऐसा है जी, नेट चला गया तो कोई बात नहीं, बताता हूं आपको मैं जी। जनाब राज, देखो जो ये अभिलेख है इसमें
हित्ती और मितनी नरेश, यानी ये भी एक कबीला था, हित्ती कबीला, और ये मितनी और आपका हित्ती कबीला, ये कबीला क्षेत्र थे। इस कबीले का राजा जो था हित्ती का, और जब का मितनी कबीले का राजा था। हालांकि आपको इतना डेप्थ नहीं पूछा गया, नाम मैं लिखवा सकता हूं, लिखवाऊंगा नहीं, इतना डेप्थ नहीं पूछेगा आपको, ठीक है। जो दोनों राजा थे दोनों कबीलों के, इन दोनों के बीच संधि का उल्लेख है, ठीक है, जो आपका बोगज कोई जो अभिलेख है इसमें, ठीक है। और जो संधि हुई थी इसमें 4 देवता इंद्र, मित्र, वरुण और आपका नासत्य को आपका अश्वनी कुमार के नाम से भी जाना जाता है। इन चारों देवताओं को साक्षी बनाया गया था कि हम इनकी कसम खाते हैं, हम इस संधि को करते हैं, संधि से हम अलग नहीं भागेंगे, ठीक है जी। कहानी ये थी। आगे लिखेंगे, अब ये शब्द बड़ा फेमस है, बोगज कोई अभिलेख, तो इसका नाम वैसे ही रखो कि इसका एक कनेक्शन है, तो इसमें पॉइंट लिखिए, बोगज कोई, लास्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें, बोगज कोई पूछ लेता जो बोगज कोई अभिलेख है, तो बोगज कोई जो स्थान है वो किसकी राजधानी था? बोगज कोई मितनी राज्य की राजधानी थी, मितनी राज्य की राजधानी थी, ठीक है जी। तो बोगज को जो थी आपका मितनी राज्य की राजधानी थी। अब मुझे आप ये बताइए, जो आपने बोगज को अभिलेख पढ़ा, जो मैंने आपको बताया कि भाई इसको खोजा बीकल ने 1907 में, कहां पर है, कहां से मिला? एशिया माइनर यानी कि मध्य एशिया, जो वर्तमान का आधुनिक तुर्की है। लिपि इसकी कीलक है और भाषा इसकी हिंदी यूरोपीय भाषा है। इस अभिलेख में हितनी कबीला और मितनी कबील के राजाओं के बीच संधि का उल्लेख है, और संधि में 4 देवताओं को साक्षी माना गया है, जिसमें आपका इंद्र है, मित्र है, वरुण है, नासत्य है, जिसको अश्वनी कुमार के नाम से भी जाना जाता है। और जो आपका बोगज कोई जो है आपकी मितनी राज्य की राजधानी थी। यहां तक किसी कोई समस्या हो तो बताइए, कोई क्वेश्चन, कोई दिक्कत, कोई डाउट तो कमेंट कीजिए। अगर बात समझ आई तो क्लियर लिखिए, वरना कमेंट कीजिए कोई भी समस्या हो आपको, फिर आगे चलते हैं। बताइए, मैं आपको कमेंट पढ़ रहा हूं जी। कोई बात समझना ही हो, कोई दिक्कत हो आपको, या फिर कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, एक चीज को क्लियर करते चलेंगे। जनाब आपका एशिया माइनर के क्षेत्र में ही है मितनी, वर्तमान में खत्म, कुछ मितनी बितनी हो तो पुराना साक्ष्य है, ठीक है। अब तो पूरा देशों के बीच सीमाएं खिंच गई, जैसे पहले ना तो पाकिस्तान था ना बांग्लादेश था। आया समझ में? आगे चलें, ठीक है, ओके। तो हमने बोगज कोई अभिलेख पढ़ा। बोगज कोई अभिलेख से किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पूछे यहां से बाहर नहीं जाएगा, लेकिन डिपेंड करता है आपने कितना रिवीजन किया, कितना आपको याद है। तो आपको रिवीजन करना है, रिवीजन आपको सफलता दिलाएगा, ठीक है। मित्ती एक जगह का स्नान, अभी बताया मैंने, दीपेश मैंने अभी आपको क्या बताया, मेरी बात सुनिए। देखो, हित्ती एक जगह का नाम है और मितनी भी एक जगह का नाम है। उदाहरण के लिए मेरी बात सुनिए, जैसे आपका जिला सीतापुर है, सीतापुर, मान लीजिए आप सीतापुर के राजा हैं, ठीक है। कोई व्यक्ति दूसरा लखनऊ का राजा है, वहां पर आपके सीतापुर के आप राजा हैं और दूसरा लखनऊ का राजा, आप दोनों के बीच कोई संधि समझौता हो जाए। ऐसी मितनी एक जगह का नाम था और हित्ती भी एक जगह का नाम, दोनों कबीले थे, उन कबीलों के राजा थे, दोनों के बीच संधि हुई थी किसी बात को लेकर, ठीक है जी। नहीं, कबीला, जिले को कबीला नहीं बोलते ना अंसारी, जिले को कबीला, मैंने एक उदाहरण दिया है। कबीला का, कबीलाई संस्कृति आप पढ़ेंगे, जैसे छोटे छोटे गांव होते हैं ना, छोटे छोटे कबीले होते हैं, उनके राजा होते थे, थोड़ा छोटा, कई गांवों का समूह कबीला हो गया, ये कबीला हो गया, ये आपके गोत्र के आधार पर बटे थे, गोत्र के आधार पर, ठीक है जी, क्लियर है। देखो, मित्र देवता ये आपके वैदिक देवता हैं, ठीक है। अब देवता कौन सा होता है मित्र, इस चक्कर में आप ना पढ़ें, रिसर्च ना करें, ठीक है ना। कभी जिंदगी में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वरना जो आप तैयारी करो उससे भटक जाएंगे। जैसे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जी मित्र देवता कौन सा है, क्या करता है, ये फालतू की बातें हैं सभी, यहां से कभी जिंदगी में क्वेश्चन नहीं बनेगा। मुद्दे पर आइए आप, ठीक है। आपको रिसर्च की तरफ नहीं जाना है, अगर रिसर्च की तरफ चलेंगे तो बेहुदा बातें हो जाएंगी बहुत सारी।
जैसे उदाहरण के लिए बताता हूं, जैसे कुछ लोग मान लो पढ़ रहे हैं, उदाहरण के लिए सहवाग को देखते हैं, वीरेंद्र सहवाग अच्छा क्रिकेटर था, उसके बारे में मान लो क्वेश्चन पूछ लेता है। एक बार मैं अपने बता रहा, एक बच्चे ने मुझसे कहा भैया सहवाग की मम्मी का क्या नाम है। जिंदगी में कोई कंपटीशन में नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा, हालांकि मुझे पता था उनकी मम्मी का नाम क्या था, व्यक्तिगत वो अलग बात है। तो क्वेश्चन हमको पढ़ना है जो भाई सिलेक्शन दिलाए, हमको रिसर्च नहीं करना है, हमको रिसर्च नहीं करना है। मान लो मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है जी, भारत के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, मोदी जी के बारे में कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ ले जो उनके अतीत में रहा हो कभी, उससे क्या मतलब भाई, कभी क्वेश्चन में नहीं पूछेगा, ठीक है। तो मुद्दे पर आइए, ठीक है, क्लियर है, ओके जी। राज नाज ज्योति क्लियर, चलो ठीक है आगे चलते हैं। हाँ जी, अब एक बड़ा फेमस अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख, इसको भी देखते हैं। जूनागढ़ अभिलेख बहुत क्वेश्चन बनता है यहां से भी। जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़, जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख, जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख, या गिरनार अभिलेख, गिरनार में ब्रैकेट में जूनागढ़, या इसको गिरनार मैंने ब्रैकेट में कर दिया गिरनार अभिलेख, जूनागढ़, ठीक है जी। देखो पढ़ने का तरीका होता है, हमको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, वरना किताबों में पता नहीं लोग क्या करते हैं, एकदम सारा पढ़ दिया, पता पड़ा कि पढ़ते पढ़ते बहुत समय हो गया, सिलेक्शन हो नहीं रहा। अब बच्चों को सबसे जरूरी यह है कि पढ़ने से ज्यादा छोड़ना क्या है मेरे भाई, पढ़ने से ज्यादा छोड़ना क्या है, ठीक है। अब इसके बारे में देखेंगे, जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख। पहली बात किसका है, यह है रुद्रदामन का, लिखेंगे एक राजा था रुद्रदामन, रुद्रदामन या रुद्रादमन, रुद्रदामन का अभिलेख है ये, उसने इसको लिखवाया था। अब यहां से वही सबसे पहले खोजा किसने मेरे भाई, सबसे पहले खोजा किसने, पहला क्वेश्चन है किसने खोजा है, ठीक है। आपके वनडे लेवल पर या फिर आपको कोई भी वनडे का एग्जाम देना है अच्छा खासा, इसकी भाई भाषा कौन सी है, भाषा पूछ सकता है कि चलो इसने खोज दिया, इसकी भाषा कौन सी है, इसकी अभी हम सोर्स पढ़ रहे हैं, स्रोत पढ़ रहे हैं, इतिहास को जानने के स्रोत, उसके बाद हम सिस्टम से चलेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट यदि आप बनाओगे तो अच्छा पढ़ पाओगे, इंटरेस्ट सारा, बोरियत तो फील नहीं हो रही क्लास में, बता देना आप जी, बोरियत तो फील नहीं कर रहे आप, और बोरियत फील करोगे तो आपका नुकसान होगा, ठीक है। जब आपको नई चीजें मिलेंगी, अच्छी चीजें समझ आएगा तो आपको बोरियत तो फील नहीं होगा, ठीक है। तो पहले खोजा किसने, तो इसको खोजा था जेम्स प्रिंसेप ने, खोजा था इसको भी जेम्स प्रिंसेप ने, जिसने अशोक के अभिलेख खोजे, किसने खोजा, जेम्स प्रिंसेप। यहां से क्वेश्चन बन सकता कब खोजा, 1832 ईस्वी में, जी हाँ, बोरियत फील मत करना बिल्कुल भी, 1832 ईस्वी में। तो यदि पूछे जूनागढ़ यानी रुद्रदामन का जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख किसने खोजा, जेम्स प्रिंसेप ने खोजा 1832 में। इसकी भाषा, भाषा इसकी संस्कृत, संस्कृत में चंपू शैली में, चंपू शैली, चंपू शैली में, ठीक है। अब मेरे भाई देखो बात ऐसी है, संस्कृत तो आप जानते हैं प्राचीन भाषा है, अब मैंने लिखा संस्कृत में चंपू शैली में। आपके लिए हो सकता है कि चंपू शैली नया शब्द, चंपू शैली जानते हैं, चंपू शैली किसे कहते हैं, चंपू शैली, संस्कृत में चंपू शैली में, जी बताइए, चंपू शैली पता है, चंपू शैली क्या होता है, पूछ सकता है, ये संस्कृत में और चंपू, नो चलो मैं बताता हूं। देखो संस्कृत में चंपू, आपने गद और पद तो पढ़े होंगे, गाकर बताया जाता है, सुना का गद, गद और पद, गद और पद मिश्रित, जा गद और पद, गद प्लस पद मिल जाएं और जिसके मिलने से जो भाषा बनती है वो चंपू शैली होती है। एक तो गद क्या होता है मैं आपको बताता हूं, मैंने आपको कोई स्टेटमेंट बताया कि भारत एक महान देश है, यहां बड़े बड़े महापुरुष पैदा हुए हैं,
ठीक है। एक मैंने गा के बताया कि भारत एक महान देश है, यहाँ बड़े बड़े महापुरुष पैदा हुए हैं। एक को गाकर बताते हैं, एक को ऐसी बताते हैं। गद प्लस पद, अगर आपने सही से 10वीं 12वीं में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा गद पद क्या होता है, हिंदी में होता है, ठीक है। तो गद और प्लस दोनों मिल जाएं मिश्रित, उसको चंपू शैली कहते हैं, ध्यान रखना आप। क्लियर है जी? जी गौरव, जहां गद और पद मिल जाएं वो आपका चंपू शैली होगी जनाब, चंपू शैली। तो ये आपका जेम्स प्रिंसिप ने खोजा 1832 ईस्वी में, ठीक है। चंपू शैली में है, चंपू संस्कृत में चंपू शैली में, और चंपू शैली बोलते हैं गद प्लस पद जहां दोनों मिल जाएं, ठीक है, जहां दोनों मिल जाए उसको चंपू शैली बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें है क्या क्या वो जानते हैं, एक दो पॉइंट से संबंधित इसमें लिखेंगे। पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का एक साथ उल्लेख मिलता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का, आगे आप इनको जानेंगे सबको कि अशोक कौन था, चंद्रगुप्त कौन था। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का एक साथ अभिलेख मिलता है, एक साथ उल्लेख मिलता है, एक साथ उल्लेख मिलता है, एक साथ उल्लेख मिलता है। पूछ सकता है कि कौन से अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का एक साथ उल्लेख हुआ है, ठीक है जी। चंद्रगुप्त मौर्य अशोक का एक साथ उल्लेख हुआ है। इसमें 6 प्रकार के करों का, इसमें 6 प्रकार के करों का उल्लेख है, 6 प्रकार के करों का उल्लेख है। आपसे कभी नहीं पूछेगा 6 कौन कौन से हैं, चाहूं तो भी लिखवा सकता हूं, लिखवाऊंगा नहीं क्योंकि आपको वो पढ़ना है जो आपका पेपर पास हो। इसमें 6 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है, उल्लेख मिलता है, ठीक है। 6 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है इसमें, ठीक है जी। 6 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है। एक पॉइंट और लिखेंगे इसमें, प्रेम विवाह, स्वयंवर, प्रेम विवाह, स्वयंवर का नाम सुना होगा कि स्वयं जो अपने वर को जो चुनते हैं स्वयंवर कहा गया उसको, स्वयंवर। प्रेम विवाह, प्रेम विवाह आदि का उल्लेख है, आदि का उल्लेख है, ठीक है जी। ये उल्लेख भी इसमें मिलता है जो आपका स्कंदगुप्त या आपका जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख आपका रुद्रदामन का है, ठीक है जी। ये शक्र आ जाते हैं रुद्रदामन, ठीक है जी। तो एक बार इसको देख लेते हैं पूरा, ठीक है जी। यह जूनागढ़ गिरनार अभिलेख रुद्रदामन का अभिलेख है, सकराजा रुद्रदामन, पूछ सकता किसका है, ठीक है जी। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य अशोक का एक साथ उल्लेख मिलता है। इसमें 6 प्रकार के करों का उल्लेख है, प्रेम विवाह आदि का इसमें उल्लेख मिलता है, ठीक है जी। तो देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा थोड़ा। तो पहले हमने जाना कि भाई प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत क्या हैं। आपके पुरातात्विक स्रोत हैं और आपके साहित्यिक स्रोत हैं। पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख, सिक्के, मृदभांड, चित्रकला, स्थापत्य कला। अभी फिलहाल हम अभिलेख पढ़ रहे हैं मुख्य मुख्य, फिर सिक्का देखेंगे। साहित्यिक स्रोत में आपके, ठीक है। बाकी हमने जाना कि भाई जो बोगज का ये अभिलेख है किसने खोजा, स्थान क्या, लिपि क्या है, हित्ती और मित्ती कबीला, 4 देवताओं को इसमें बनाया गया है साक्षी। फिर हमने जूनागढ़ अभिलेख जाना, ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख जाना। अब मुझे आप बताइए इससे आगे नेक्स्ट क्लास करते हैं, टाइम भी हो गया, पता नहीं पड़ा 1 घंटा कब गुजर गया। हाँ जी, प्रेम विवाह और स्वयंवर दोनों में अंतर है। आपके नजर से एक होगा कि प्रेम विवाह, लेकिन स्वयंवर दोनों में अंतर है, ठीक है जी। बताऊंगा, कल बताऊंगा दोनों में क्या अंतर है प्रेम विवाह और स्वयंवर में। अब मैं क्लास छोड़ने जा रहा हूं, टाइम भी हो गया है, लगभग 1 घंटा 7 मिनट हो गई हैं, पता ही नहीं पड़ा। कोई समस्या, कोई बात आपको समझ में ना आई हो, कोई दिक्कत हो तो बताइए। अगर समझ में आ रहा तो क्लियर लिखकर बोल, एवरीथिंग इज क्लियर। मजा आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा नहीं आ रहा इतिहास पढ़ने में, बताइए।
सर हिस्ट्री का सेक्शन नहीं दिख रहा मतलब जी? अच्छा आज बना देंगे, वो सेक्शन हिस्ट्री का आज बन जाएगा जी, ठीक है जी। हाँ जी, अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे आपको टाइम का पता नहीं पड़ेगा, बोरियत फील नहीं होगी, ठीक है। जब क्लास में बोरियत फील नहीं होती ना, टाइम का पता नहीं पड़ता कब गुजर गया, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसको रिवीजन कीजिए, याद कीजिए, कल सुन भी सकता हूं मैं ऐसी, ठीक है। मिलते हैं, सभी को नमस्कार।